जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका भी हम एकदम से पहला लेक्चर एकदम से इजी तरीके से यानी इकोलॉजी होती क्या इसे हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं किसमें, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ईडीएम बोलते हैं, ईडीएम शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसका हमें कौन सा टॉपिक इसमें चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर हम अपलोड कर दिए, दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इकोसिस्टम हम डिटेल में देखने वाले, इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है डिटेल में देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, इकोसिस्टम की इंट्रोडक्शन लेंगे और पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम एबायोटिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी फिजिकल क्या होता है, केमिकल को पूरा डिटेल में देखने वाले। फिर नेक्स्ट वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटिक का एक सिंपल सा अलग वीडियो बना देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक, चलिए रेडी करते हैं भाई। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोसिस्टम। यदि इकोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, उसे देखेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उसमें बेसिक लेवल से बहुत सारी चीज़ें बचाई गई हैं। तो हम इसमें आप देखने वाले इकोसिस्टम। ठीक है, सिस्टम हैंग कर देंगे वही चीज़ें हैं, ठीक है ना, कह देंगे सिस्टम की लॉट लगा देंगे वही चीज़ें हैं। लिखा ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे कोई माइक्रोवेव हो, क्या हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई माइक्रोवेव हो। माइक्रोवेव मतलब सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, देखो ऑल द ऑर्गेनिज्म, ये सब ऑफ एन एरिया इंटरेक्ट विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड फॉर्मिंग ए वर्किंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे अगल बगल जितने भी तुम्हारे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एक छोटे से एरिया में एक दूसरे से क्या कर देते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंटल से इंटरेक्ट करते हैं। किससे, फिजिकल इन्वायरमेंटल से इंटरेक्ट करते हैं और एक वर्किंग सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वर्किंग सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। समझे। ठीक, मतलब जैसे मान लेते हैं आपका घर है, ठीक है, घर के बगल आपके बगीचा यानी प्लांट है, एनिमल है, मतलब आपके घर में तो एनिमल है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता पाले, गाय हो गया, भैंस हो गया। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो गाय भैंस है तो वहाँ सब क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल जो रहेगा, मतलब डस्ट पार्टिकल या जो वेस्टेज वगैरह रहेगा उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। एक छोटे से एरिया में फिजिकल इन्वायरमेंटल से सब कुल क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब बताओ क्या कर सकते हैं, गाय का पालन पोषण करते हैं, ठीक है, तो बताइए उससे हमें न्यूट्रिशन यानी दूध वगैरह मिलता है। अब जो दूध है उससे मिलता है, अब बताओ वो जो यानी डक करेगी, मतलब गोबर निकालेगी, उससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भोजन मिलेगा। और उसका जो फर्टिलाइजर मैन्यूर यूज होगा, खाद यूज होगा, वो कौन, प्लांट यूज करे। तो ये सब बताओ एक छोटे से एरिया में सब कुछ क्या कर रहे हैं, फिजिकल इन्वायरमेंटल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक वर्किंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब समझे कि नहीं इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में तुम्हारे जितने भी स्फीयर हैं, मतलब चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे प्लांट हो, ठीक, सब कुछ क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होते हैं, किसी भी यानी देखो, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। किसी भी बायोस्फीयर की इकोसिस्टम जो स्ट्रक्चर तथा फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम क्या होते हैं, मिलते हैं अपने स्ट्रक्चर में और उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोस्फीयर की स्ट्रक्चर तथा फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वहां पर ऑप्शन में दिया था इकोलॉजी, इकोसिस्टम, और तुम्हारे क्या दिया था, इंडिविजुअल दिया था, पॉपुलेशन दिया था। तो क्या टिक मारेंगे आप, इकोसिस्टम पर मार देंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोफेसर यूगेन, कौन है, यूगेन पी ओडम है, मतलब एक प्रोफेसर थे यूगेन पी ओडम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछने वाले में एक है, यदि आप एग्जिट एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको क्या कर देना, उसमें चिपकाना है, एग्जाम में है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा प्रोफेसर यूगेन पी ओडम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मोलॉजी पे आते हैं, लिखा क्या हो गया, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एजी टेंसले 1935। मतलब क्या होता है, इको जो सिस्टम है
उस टर्म को, मतलब उस टर्म को पहली बार देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एजी टेंसले। कौन थे? एजी टेंसले। कब दिए थे? 1935 में। सन नहीं याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, मगर आप नाम याद रखिएगा। दोबारा बोलिए, मन में बोलिए या तेज से बोलिए, कोई टेंशन नहीं। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक सबसे पहली बार इकोसिस्टम टर्म यूज किया था। ठीक है, ये तुम्हारे था इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का क्या क्या स्ट्रक्चर है उसे हम इसमें डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले देखो इकोसिस्टम, देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में दो में डिवाइड किया, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। पहली टर्मोलॉजी समझे तो समझ जाएगा। बायोटिक समझते हैं। बायोटिक मतलब जिसमें तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का आते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, उससे लेना देना नहीं। सब कुछ क्या आते हैं? जितने भी तुम्हारे लिविंग, मतलब लिविंग समझते हो, लिविंग और नॉन लिविंग दो चीज। लिविंग मतलब क्या होता है? जैसे हम सब लोग लिविंग है, अब हमारे अगल बगल तुम्हारे से खटिया है, टेबल है, बुक है, पेन है, ये सब तुम्हारे नॉन लिविंग के अंतर्गत चले आते हैं। मगर इसमें ये तो लिखेंगे नहीं, इसमें दो फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें तुम्हारे क्या होता है? कोई लिविंग न रहे, केवल और केवल नॉन लिविंग चीजें रहे। ठीक, ये बायोटिक के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर आएगा। अब फिजिकल फैक्टर में तुम्हारा टेम्परेचर आएगा, लाइट आएगा और हमारे पास रेन आएगा, दूसरा क्या होगा? सॉइल आएगा। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, लाइट आएगा और रेन आएगा और सॉइल आएगा। इन्हें भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बायोटिक को दो में डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, रेन एंड सॉइल। अब कहेंगे सर 50 बार बोल रहे हैं, नहीं। ठीक, आपको देखो क्या कर देना, एकदम से माइंड में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। ठीक, अब केमिकल फैक्टर में तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे? केमिकल में देखा जाए तो एलिमेंट आएंगे। अब बताओ, एलिमेंट जितने भी तुम्हारे पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है, वो सब तत्वों से यानी एलिमेंट से ही मिलकर सब एलिमेंट है। 118 एलिमेंट दुनिया में जितनी भी चीज देखी जाए सब 118 यानी इन्हीं एलिमेंटों से बनी। अब कुछ भी हो सकता हो, कैल्शियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, एलिमेंट। अब गैस भी केमिकल फैक्टर, जैसे गैस, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है जो हम रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं, श्वसन में यूज करते हैं। नाइट्रोजन हम नहीं यूज कर पाते तो पेड़ यूज करता है कि नहीं? ठीक, तो ये हो गया प्रोटीन। अब बताओ, पेड़ है तो पेड़ से क्या होगा? केमिकल देखा जाए, प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड क्या होती है सर? अमीनो एसिड जब कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन क्या होता है? किससे बना? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी NH2 से बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप बोलते हैं। अब अमीनो ग्रुप क्या होता है आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। लिपिड भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है? ये एक केमिकल फैक्टर। इतने तुम्हारे कौन हो गए? केमिकल फैक्टर हो गए। अब बायोटिक फैक्टर में तुम्हारे कौन आते हैं? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता है सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक, ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ मतलब जिसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में कौन? अब बताओ ऑटोट्रॉफ में कौन आएंगे? केवल और केवल हमारे पास क्या आते हैं? ट्री यानी ग्रीन प्लांट जितने होते हैं सब तुम्हारे ऑटोट्रॉफ यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब समझे कि नहीं प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? प्रोड्यूसर तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं जितने भी। अब प्रोड्यूसर क्योंकि ये भोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, किसी की सनलाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी मदद से कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉफ में तुम्हारे क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी भी अदर चीजों पे क्या होते हैं? डिपेंड। जैसे हम सब लोग हैं, कहेंगे सर हम तो किचन में खाना बना लेते, ऐसा नहीं भाई। ठीक, अपना स्वयं सनलाइट की उपस्थिति में बनाना। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में बनाना। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तब क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफ। मगर हेट्रोट्रॉफ में क्या कर देते हैं? अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर देता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, ये ऑटोट्रॉफ पे क्या ना किसी रूप में डिपेंड रहता है। ठीक, जैसे कैसे? अब गेहूं हो गया, गेहूं से हम क्या कर दिए? रोटी बना दिए, तो रोटी हम आराम से पीट गए। ठीक, तंदूरी बना लिए, पीट गए। चाउमीन बना दिए, पीट गए। तो बताओ किसी न किसी रूप से हम क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ पर ही डिपेंड है। अब समझे हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? अब यही तुम्हारा क्या होगा? इतना टोटल है। अब हम आज देखने वाले पूरा डिटेल में किसे? एबायोटिक कंपोनेंट को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट पे आएगा वीडियो लेक्चर बायोटिक पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एबायोटिक फैक्टर।
ठीक, तो हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक, एबायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट लिखिएगा तो ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा गया है। पीसीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमें सब कुछ पीसीआई यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले क्या एबायोटिक फैक्टर होता है, क्या लिखते हैं, एबायोटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड केमिकल तथा फिजिकल कंपोनेंट। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें क्या हो गया, केमिकल और फिजिकल दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो एबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें केवल केमिकल और फिजिकल आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल हम देखते हैं क्या होता है। फिजिकल देखा जाए क्या, दोज फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट द बायोटिक एक्टिविटी, मतलब ये बायोटिक होने के बावजूद भी किसको इफेक्ट कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक, एनी वेब, किसी भी वेब में, फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंटल, मान लेते कोई इन्वायरमेंटल है, ठीक है, उसमें क्या कर देता है, जो टेम्परेचर मान लेते बढ़ रहा है, तो बताओ किससे इफेक्ट करेगा, प्लांट पे, एनिमल पे, सब पे इफेक्ट करेगा कि नहीं। तो मतलब उनकी बायोटिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है, उसी को हम फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर, तुम समझो, टेम्परेचर, अब बताओ यदि देखा जाए तो इस समय टेम्परेचर हमारी क्या, अर्थ की देखी जाए धीरे धीरे क्या रही, इंक्रीज कर रही, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बताओ टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितने तुम्हारे एनिमल है उनके लिए दिक्कत है, प्लांट है उनके लिए दिक्कत है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने यानी फिजिकल फैक्टर बढ़ने पर, मतलब तुम सोचो फिजिकल एक एबायोटिक फैक्टर है, मगर एबायोटिक फैक्टर बढ़ने पर किसे इफेक्ट पड़ेगा, बायोटिक फैक्टर पर, उनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुम सिंपल दही वाला एग्जांपल ले लो। बताओ दही में देखा जाए तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे दही आराम से जम जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती तो कहते हैं यार दही नहीं जम रही है, मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, ये हो गया। ठीक, अब वाटर, अब बताइए वाटर लेवल यदि ज़्यादा होगा तो हमारे प्लांट वगैरह क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब बताओ तुम सिंपल सा एक खेत में छोटा सा पेड़ लगाए, ढेर कुल्ले पानी दे दिए तो सड़ जाएगा कि नहीं, उसकी जड़ क्या करेगी, सड़ जाएगी। एक्वाटिक प्लांट अलग है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो हमारी धरती पर है, उन्हें यदि ज़्यादा अमाउंट में आप वाटर देंगे तभी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अब बताइए ये तुम्हारा क्या होगा, बायोटिक, ये बायोटिक होने के बावजूद भी बायोटिक को फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है। सॉइल पे आते हैं, सॉइल भी तुम्हारे फिजिकल फैक्टर है। अब फिजिकल फैक्टर सॉइल है। अब बताइए सॉइल देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसे होता है प्लांट तुम्हारे उग ही नहीं पाते हैं, प्लांट नहीं उग पा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, प्लांट किसके अंतर्गत आता है, बायोटिक के अंतर्गत आता है। अब बताओ एक सुटेबल सॉइल देखा जाए तो आराम से यदि है तो क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लांट आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक, जैसे नहीं कहते यार ये खेत खराब हो गया, कोई फसल नहीं हो रही है, तो बताओ क्या सॉइल में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो बताओ ये बायोटिक होने के बावजूद भी बायोटिक को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक, तो बताओ प्लांट है, प्लांट एनिमल खाएंगे तो बताओ बायोटिक फैक्टर इफेक्ट हुआ कि नहीं। अब आते हैं लाइट पे। अब बताओ इसमें लाइट में मोस्टली क्या लिया जाता है, सनलाइट ली जाती है। कौन सी लाइट ली जाती है, सनलाइट ली जाती है। कौन सी लाइट, सनलाइट ली जाती है। अब कहेंगे सर सनलाइट क्या कर रही है, सनलाइट यदि न रहे तो बताओ प्लांट हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्या, प्लांट हमारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अभी पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ में तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही भोजन बनता है। बताओ सनलाइट नहीं रहेगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। अब बताओ सनलाइट यदि ज़्यादा होगी तो हमारे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सही से नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जो प्लांट रहेंगे उसकी पत्तियां वगैरह देखती है मुरझा जाती। क्यों मुरझा जाती, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसीलिए बोला जाता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30 से लेके 37, यानी कहीं कहीं एग्जैक्ट आईसीएसई बोर्ड में देखा जाए तो उसमें एक एग्जैक्ट लिखा कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, न तो ज़्यादा न तो कम। यदि ज़्यादा होगा तब भी इफेक्ट होगा, कम होगा तब भी इफेक्ट होगा। तो ये सब तुम्हारे क्या होगा, फिजिकल फैक्टर। अब बताइए फिजिकल फैक्टर यदि ज़्यादा होगा तो हमारे प्लांट पे, एनिमल पे भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो बताओ एनिमल पे इफेक्ट करेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारा बायोटिक फैक्टर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाते हैं सोलर रेडिएशन सर जी का होता है। ये सब तुम्हारे एबायोटिक में है। ठीक, सोलर रेडिएशन क्या होता है, सनलाइट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी जो किससे आती है, सन से आती है, उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो सनलाइट तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट एनर्जी है किसी भी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बताओ हमारी अर्थ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा ऊर्जा का कौन स्रोत है, कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। मतलब हमारी अर्थ पे देखा जाए तो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, ये कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो सनलाइट तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है किसी भी फोटोसिंथेसिस के करने के लिए। बताओ फोटोसिंथेसिस करेगा तो तुम्हारे जितने भी जीव है कर पाएंगे। अब तुम सोचो प्लांट बोल दिए भैया हम आज फोटोसिंथेसिस सोची नहीं करेंगे, 2 महीने की छुट्टी करा मर दे। ठीक, तो क्या करेंगे बताओ, 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी तो जितने तुम्हारे क्या हो जाएंगे,
दिक्कतें हो जाएंगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई प्लांट है, सब्जी नहीं मिलने वाली है, चावल नहीं मिलने वाला, दाल। अब कहेंगे सर हम घर में बैठा कर रखें, चलो चावल दाल बना कर रख दिए घर में, कोई टेंशन नहीं। सब्जी कहाँ से मिलेगी, 2 महीना होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, हरी सब्जी इतनी महंगी हो जाएंगी कि हमारी क्या हो जाएगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी से ही कराता है, जो लाइट जरूरी है। अब एटमॉस्फेयर पे आते हैं। सर ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, पर्यावरण सुने कि नहीं। अर्थ के ऊपर एक पतली ब्लैंकेट होती है, पतली नहीं मान सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है, तभी हमारी अर्थ पे जिंदगी है, ठीक। तो एटमॉस्फेयर ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि धरती पर रहना तो एटमॉस्फेयर रहेगा। अब बताइए अदर प्लेनेट पे हम क्यों नहीं रह जाते, जाकर हम दूसरे मार्स पे जाएंगे, वहाँ पर मड़ई लगा लेंगे, ठीक, चट्टा बिछा कर आराम से सोएंगे। क्यों नहीं सो पा रहे, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैस की अमाउंट नहीं है, जल नहीं है, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में एटमॉस्फेयर नहीं बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ आराम से नहीं रह सकते। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत ही जरूरी है किसी भी लिविंग फैक्टर को रहने के लिए, समझे। यदि तुम्हारे पास क्या हो गया, एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा, तुम सोचो एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो क्या होगा कुछ समय के लिए। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, जिससे क्या हो गया, प्लांट खराब हो रहे हैं, ठीक। प्लांट खराब क्या हो रहा है, प्लांट को हम काट ही रहे हैं, क्योंकि जैसे हीट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, तो हमारा प्लांट क्या करेगा, उसे फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा। हमारा हम फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है उसे प्लांट को ही गायब कर दे रहे हैं। लो भैया प्लांट को गायब कर दिए तो दिक्कत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ही ले रहा है, तो बताओ और भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर बढ़ेगी, तो टेम्परेचर हमारे अर्थ का क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ेगा, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, ये हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, सॉइल पे आ जाते हैं। सॉइल क्या होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक। अब देखो वेदरिंग ऑफ रॉक फ्रॉम द सॉइल, सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता प्लस मिनरल होता। कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी भी रॉक मतलब पत्थर का वेदरिंग होती है, धीरे धीरे टूटता है, तो क्या बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। वेदरिंग ऑफ सॉइल क्लास 10th या 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक, सोशल साइंस में था, ठीक है। तो मतलब कोई पत्थर है, ठीक, अब धीरे धीरे टूट रहा, धीरे धीरे टूट रहा, धीरे धीरे टूट रहा, तो उससे क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो वेदरिंग मतलब टूटना, यानी रॉक का टूटना क्या बनता है, सॉइल का फॉर्मेशन। अब किसी भी सॉइल में देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक, कॉम्प्लेक्स वैरायटी देखने की मिलती है, उसमें मिनरल है, मटेरियल है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है एक सॉइल के अंतर्गत, ठीक। इतने थे इसमें सॉइल। अब एक और बचा हुआ, इतने थे हमारे क्या होगा, फिजिकल फैक्टर। अब एक बचा हो गया तुम्हारे पास केमिकल फैक्टर। केमिकल क्या होता है सर जी, इसके बारे में बताइए। केमिकल फैक्टर इंक्लूड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस दोनों हो सकता है। सर जी ई का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो बोला ला, ऑर्गेनिक मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा सबस्टेंस जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होगा, ज्यादा रहे, तो इसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर या नहीं रहे, ठीक है, तो उसे हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक जिसमें ना हो तो इनऑर्गेनिक। अब समझे कि नहीं, ठीक। जैसे क्या होगा, हिंदी में देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक कार्बन हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन न हो, ऐसे तुम याद करो, हिंदी मीडियम यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसमें तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहले दे रखा प्रोटीन। अब देखो जाएंगे अदर कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ कहेंगे ऑर्गेनिक फूड खाओ। ऑर्गेनिक फूड मतलब ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, प्रोटीन खा रहे हैं, यदि वर्क नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो केमिकल फैक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ सकता है। इसमें प्रोटीन, अब बताओ बॉडी यानी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये, बताओ बॉडी वॉडी सोडी वोडी बना लेते हैं ना, जिम वाले बंदे एकदम से तगड़ा बना लेते हैं, तो ये प्रोटीन से बनाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखा जाए तो किसके लिए जरूरी है, केमिकल फैक्टर है, हमारे सांस यानी रिस्पायरेशन के लिए फैक्टर है। अब बताओ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, सांसवा नहीं ले पाएंगे, दम्मा हो जाएगा, मर जाएंगे बिना सांसी के। कहने चुल्लू भर पानी मर जा, ठीक है। चुल्लू भर पानी मतलब पानी में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी है, ठीक, हम नहीं ले सकते, केवल एक्वाटिक प्लांट गिल के द्वारा ले सकते हैं, हमारे पास गिल्स तो नहीं है, लंग्स है, तो ऑक्सीजन की यदि कमी होगी तो हम क्या कर लेंगे भैया। अब ये भी कमेंट बॉक्स में लिखा है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। 2 क्वेश्चन हम दिए, क्वेश्चन यदि आप देखो अटेम्प्ट करेंगे ऐसे तो हमें भी मजा आएगा कि हाँ कोई पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम करते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपका भाई है सबको आपको ईजी से ईजी फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताओ ये केमिकल है, कौन सा केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये भी देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना एग्जैक्ट देखा जाए तो 0.03%, कितना 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे में एटमॉस्फेयर में। अब ये भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अभी वो टेम्परेचर बताएं, हमारी अर्थ का टेम्परेचर देखा जाए तो हर एक साल मतलब हर 10 साल में क्या होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या 0.5 मतलब आधा डिग्री सेल्सियस हर 10 साल के बाद ये इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है।
ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.03%। अब ये यदि इंक्रीज करेगा, केमिकल ये इंक्रीज करेगा तो हमारे बायोटिक फैक्टर जो ये वाले पोर्शन है जो नेक्स्ट में देखेंगे, ये भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इफेक्ट होंगे। कैल्शियम, अब बताओ कैल्शियम की मात्रा यदि हमारे अर्थ में ज़्यादा हो जाए तो हमारे प्लांट भी सही से नहीं कर सकते। ऑप्टिमम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम। हमारी कैल्शियम, अब कैल्शियम भी तुम्हारा, हमारी हड्डी किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। अब बताओ हम क्या होगा, दूध किससे लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बहुत सारे फ्रूट वगैरह खाते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है भाई, बोलिए भैया, कैल्शियम प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है, उससे खा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब केमिकल फैक्टर हमें भी क्या कर देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। बताओ कैल्शियम नहीं खाइया तो क्या कर देगा, मान लेते कहीं गिर गए, कहेंगे हाँ गोड़वा टूट के मर दे, कैल्शियम। अब देखो अस्पताल में जाएंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे आदमी है, कहेंगे टमाटर पर से बिछला के गोड़वा टूट गया। ला भैया, पहले होता था क्या, कहीं से आदमी कम 8 फुट 10 फुट खुद जाता था, अखाड़ा लड़ता था, कुश्ती करती थी, 10 फुट 15 फुट खुद जाता था, कोई टेंशन नहीं। मगर अब क्या, गाड़ी पर से गिरना तो स्वाभाविक बात है, कहीं की स्पीड चलाते हैं, देखो भन्न भन्न चलाते हैं, ठीक। तो बताओ उससे यदि लड़ेंगे तो क्या होगा, मृत्यु पॉसिबल है, ठीक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखेंगे ना, सन अब तो ऐसे कट मार देंगे सन से, ठीक। तो ये बताओ क्या होगा, कैल्शियम की कमी से बायोटिक फैक्टर मतलब हमारी हड्डियां वगैरह कमजोर हो सकती। इतने थे तुम्हारे क्या हो गए, ए बायोटिक के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किस पे, बायोटिक फैक्ट यानी बायोटिक कंपोनेंट को डिटेल में देखने वाले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।